नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का सुविचार है वीरेण पूज्यते, यानी वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। आज मैं आपको ये पाठ 8 कारतूस आरंभ करने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। एक जंगल के एक घने वृक्ष पर गौरैया का एक जोड़ा रहता था। उन्होंने अपना घोंसला उस वृक्ष की घनी डाली पर बना रखा था। वे दोनों अपने घोंसले में बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन सुबह ठंडी हवा चल रही थी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। उस समय एक बंदर ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। ठंड की वजह से उसका सारा शरीर कांप रहा था और उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर गौरैया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों जैसा लगता है। तुम्हारे तो हाथ पैर भी हैं, फिर भी तुम यहां बैठे हो। अपना घर बनाकर क्यों नहीं रहते? यह सुनकर बंदर गुस्से में बोला, तू चुप रह और अपना काम कर। मेरा उपहास क्यों कर रही है? गौरैया ने कहा, अगर तुमने भी अपना घर बनाया होता तो आज इस तरह मारे मारे न फिर रहे होते। देखो, तुम्हारा पूरा शरीर गीला हो चुका है और सारा बदन भी ठंड से कांप रहा है। इस तरह से गौरैया बंदर को ताने देते हुए कुछ न कुछ कहती रही। गौरैया की बातों से बंदर बुरी तरह झल्ला गया। क्रोध में आकर बोला, तू कौन होती है मुझे उपदेश और सीख देने वाली? तू अपने जिस घर को लेकर इतरा रही है, मैं उसे अभी नष्ट कर देता हूं। यह कहकर बंदर ने बेचारी गौरैया के घोंसले को तोड़ फोड़ दिया। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिमान को ही दी गई शिक्षा ही फलदायक होती है। मूर्ख को दी हुई शिक्षा का परिणाम कई बार विपरीत भी हो सकता है। इसका शीर्षक है इस कहानी का, गौरैया और बंदर। शिक्षा मिलती है इससे, केवल बुद्धिमान को सीख दो, मूढ़ को नहीं। तो इस तरह से मैंने आपको एक कहानी सुनाई, एक लघु कथा प्रकार की। और अब हम अपने पाठ पर आते हैं। पाठ प्रवेश है कारतूस का कि अंग्रेज इस देश में व्यापारी का भेष धारण करके आए थे। किसी को कोई शक ना हो, इसलिए वह शुरू में व्यापार ही कर रहे थे। परंतु उनका इरादा केवल व्यापार करने का नहीं था। व्यापार के लिए उन्होंने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे देश की रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। उनके इरादों का जैसे ही देशवासियों को अंदाजा हुआ, उन्होंने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए। प्रस्तुत पाठ में भी एक ऐसे ही अपनी जान पर खेल जाने वाले सूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्म चलाने वालों की उसने नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर था कि मुसीबत को खुद बुलावा देते हुए न सिर्फ कंपनी के अफसरों के बीच पहुंच, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब दिखाया कि कर्नल के मुंह से भी उसकी तारीफ में ऐसे शब्द निकले जैसे किसी दुश्मन के लिए नहीं निकल सकते। अब आइए हम पाठ के सार की बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पाठ एक एकांकी है, लेकिन आपको इसकी मैं कहानी सुना रहा हूं। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे अपनी जान पर खेल जाने वाले सूरवीर की कारनामों का वर्णन किया गया है,
जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने 4 व्यक्तियों का वर्णन किया है। वह हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में वजीर अली के कारनामों की बात करते हुए कहते हैं कि वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है और उसको देखकर उन्हें रॉबिन हुड की याद आ जाती है। सिर्फ कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली यानी वजीर अली के चाचा के बारे में बताता है कि किस तरह वो वजीर अली के पैदा होने से दुखी था। वो वजीर अली के पैदा होने से मतलब सादत अली, और अंग्रेजों का मित्र बन गया था। तो जो सादत अली था अंग्रेजों का मित्र बन गया था। अवध के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी दौलत और 10 लाख रुपए दिए थे। लेफ्टिनेंट को जब पता चलता है कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह और नवाब अफगानिस्तान के नवाब को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट की बातों में हामी भरते हुए कर्नल कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ने जो कुछ हिंदुस्तान में हासिल किया है वह सब कुछ गंवाना पड़ेगा। कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी अंग्रेजों के लिए खतरा है, इसलिए अंग्रेजों को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना ही चाहिए। कर्नल कहता है कि तभी तो वह अपनी पूरी फौज को लेकर उसका पीछा कर रहा है और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है। वजीर अली बहुत ही बहादुर आदमी है। वजीर अली ने कंपनी के एक वकील की हत्या भी की है। कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था। कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता में बुलाने लगा। वजीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं वकील की हत्या कर दी। कर्नल लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। वहां पहुंचकर उसकी योजना है कि वह अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमले का इंतजार करेगा, अपनी ताकत को बढ़ाएगा, सादत अली को सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। अंग्रेजी फौज और नवाब सादत अली खां के सिपाही बहुत सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे हैं। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। लेफ्टिनेंट कहता है कि घोड़े पर सवार आदमी सीधा अंग्रेजों के तंबू की ओर आता मालूम हो रहा है। घोड़े के टापों की आवाज बहुत नजदीक आकर रुक जाती है। सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहता है कि वह सवार उससे मिलना चाहता है। कर्नल सिपाही से उस सवार को अंदर लाने के लिए कहता है। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है। सवार कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है और कहता है कि वह वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। यह सुनकर कर्नल सवार को 10 कारतूस दे देता है और जब सवार से नाम पूछता है तो सवार अपना नाम वजीर अली बताता है और कहता है कि कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं, इसलिए वह उसकी जान को बख्श रहा है। इतना कहकर वजीर अली बाहर चला जाता है। घोड़े के टापों की आवाज़ से लगता है कि वह दूर चला गया है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है और कर्नल से पूछता है कि वह सवार कौन था। कर्नल अपने आप से कहता है कि वह एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता और आज एक कर्नल ने खुद देख लिया था और वह एक जांबाज सिपाही था। तो यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है, पूरी हो जाती है हमारे पाठ के अनुसार। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग कहानी समझे होंगे और इस पाठ को आपको एक बार फिर से पढ़ना है
यही आपके लिए गृह कार्य है। फिर अगले कालांश में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।